बेसिकली आज मुझे जिस मौजू पे बात करनी है वो तो पोस्ट कॉलोनियल एजेस के अंदर वमेन का रोल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खातून को जो है वो हमेशा सेकंड सेक्स के तौर पे ट्रीट किया गया है, प्री कॉलोनियल एजेस में भी और पोस्ट कॉलोनियल एजेस में भी। और हम जानते हैं कि खातून जो है वो हमेशा दूसरे दर्जे की शहरी ही करार दी गई है और ट्रीट भी हुई है। इवन पेट्रियार्कल सिस्टम जब से इवॉल्व किया है, इमर्ज किया है, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम के अंदर, देन कैपिटलिस्टिक सिस्टम के अंदर, और इवन टिल टुडे आज तक जो है वो औरत इस्तेहसाल ज़दा है और सबुताज की गई है। इस चीज को हम स्टेटिस्टिकल डाटा के साथ आज बाकायदा प्रूव भी कर देंगे और हम बता देंगे कि किस तरह से किन किन प्लेटफॉर्म पे, किन किन रेल्म के अंदर, किन किन सर्कल्स के अंदर खातून जो है वो बाकायदा इस्तेहसाल ज़दा है। इससे पहले कि मैं सेशन के एग्जैक्ट मौजू पे जाऊं, मैं चाहती हूँ कि हम पहले पोस्ट कॉलोनियलिज्म को समझ लें और उससे भी पहले कॉलोनियलिज्म की टर्म को समझ लें, ताकि इस्लाहात जो है वो जहन में दोबारा से नुमाया हो जाए और सतह पे आ जाए। उसके बाद जो है वो हम फिर अपने डायरेक्ट मौजू की तरफ चलेंगे, जो कि खवातीन का कलीदी किरदार है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट या इस रीजन के अंदर। तो डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे बेसिकली सब कॉन्टिनेंट को, और सब कॉन्टिनेंट में भी कंपैरेटिव एनालिसिस के तौर पे हम बंगाल और पाकिस्तान को देखेंगे, और पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है कि अपने कॉन्टेक्स्ट में रह के बात करेंगे। ओके, सो जब हम बात करते हैं कॉलोनियलिज्म की या जनाब आपका जो इस्तेमारियत है या इंपीरियलिज्म है, तो हम बात करते हैं कि दो किस्म की कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं ग्लोब ऑफ द वर्ल्ड पे, जिसमें एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और हम देखते हैं कि पहली दुनिया के जो ममालिक हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं, और हम एक वेस्टफीलिया क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, और हुआ हुआ है, ऑलरेडी भी हुआ हुआ है। और हम कहते हैं कि वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है, और है भी, इसमें कोई शक है भी नहीं। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, वहाँ पे डेवलपमेंट है और लॉ है, राइट। सो जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत माइनस लगती हैं और इन सब की एब्सेंशिया फील होती है। लेकिन हम जब भी बात करते हैं हम एक बात भूल जाते हैं कि इन दोनों किस्म के जो कंट्रीज हैं, इन दोनों के दरमियान एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप स्टिल रहता है। आई मीन ये जो बैरियर है, जो डिफरेंस है दोनों किस्म की कंट्रीज के दरमियान, डिफरेंस तो है लेकिन स्टिल डिफरेंस के बावजूद भी इनके दरमियान एक रिलेशनशिप भी है। बायोलॉजी की टर्म में इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और उसमें भी बेसिकली पैरासिटिक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें यूं होता है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट की बॉडी में जाएगा और फिर वहां पे शेल्टर लेता है उस ऑर्गेनिज्म से, और बदले में उसको नुकसान देता है, राइट। लेट्स सपोज हमारे अंदर अगर कोई भी पैथोजन एंटर हो जाता है, लेट्स सपोज फीवर के लिए कोई पैथोजन आता है, तो हमसे शेल्टर भी लेगा, फूड भी लेगा, सारा फेवरेबल इन्वायरमेंट लेगा, एंड देन वहां पे रिप्रोड्यूस करता है और अल्टीमेटली हम लोगों को डिजीज कॉज करके चला जाता है। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान भी पैरासिटिक किस्म का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के दरमियान और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के दरमियान। तो पहली दुनिया के ममालिक ऐसे ही नहीं बन गए हैं, डेफिनेटली, कि उनकी तमाम तर डेवलपमेंट इस बात पे खड़ी हुई है कि हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। तो सारे का सारा जो निजाम है वो इस्तेहसाल ज़दा है, इस्तेहसाल पे खड़ा हुआ है। तो जो बेस है, जो जिसको डिग आउट करने की जरूरत है, वो एक्सप्लॉइटेशन का निजाम है या इस्तेहसाल का निजाम है। सो द थिंग इज कि अगर स्टेटिस्टिकल डाटा भी देखा जाए तो हम बात करेंगे 16th सेंचुरी से, यानी 1500 से लेके 2001 तक का ये स्टेटिस्टिकल डाटा है, जिसको एंगस मैडिसन, एक काफी अच्छा ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट गुजरा है, इसने बल्कि ये पब्लिश्ड है ऑक्सफोर्ड की भी वेबसाइट्स पे, और आप इसको, बल्कि मैं इसके लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको। खैर, तो इसके अकॉर्डिंग 16th सेंचुरी में यानी 1500 में जो चाइना है वो वर्ल्ड इकोनॉमी अगर जीडीपी देखें तो 25.6% जो है वो जीडीपी प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ एक चाइना। और जो इंडिया है यानी सब कॉन्टिनेंट है वो कर रहा है 24.5%, यानी राउंड अबाउट 1/4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी का, और दूसरा जो हाफ क्वार्टर है वो चाइना प्रोड्यूस, यानी सिर्फ अगर चाइना और इंडिया इन दो ममालिक की इकोनॉमी को, जीडीपी को कंपाइल कर लिया जाए तो ये हाफ बनाती हैं जीडीपी पूरी दुनिया का 15th सेंचुरी में।
सॉरी 16th सेंचुरी में। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कॉलोनाइजिंग आती है, यानी 16th सेंचुरी में 1608 में जो है आती है कंपनी आती है यहाँ पे ईस्ट इंडिया, और उसके बाद 3 किस्म की जो है वो जंगें लड़ती है ये बंगाल में, और उसके बाद बंगाल पे, उड़ीसा पे और बिहार पे बाकायदा कॉलोनाइज कर लेती है उसको, और उसके बाद पूरा टेक ओवर कर लेती है कंपनी। तो जब कंपनी टेक ओवर कर लेती है उसके बाद तो डेफिनेटली एक्सप्लॉयटेशन का एक लंबा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ का, राइट। तो यहाँ से जो दौलत का इर्तकाज है वो ऑटोमेटिकली यूरोप में जाना शुरू हो जाता है, इंग्लैंड में जाना शुरू हो जाता है, ब्रिटेन में जाना शुरू हो जाता है। तो स्टेटिस्टिकल डाटा ये बताता है कि जब से कॉलोनाइजिंग होना शुरू होती है 1913 में जाके वो स्टेटिस्टिकल डाटा जो इकोनॉमी है वो 25 से गिर के जनाब 8.8 पे आ जाती है चाइना की, और जो पाकिस्तान की है उसकी 7.5 पे आ जाती है, यानी तकरीबन सेम है। सो वो इकोनॉमी, वो जो 1/2 क्वार्टर बना रहे थे हम पूरी वर्ल्ड का, अब वो गिर के इतना गिर चुकी है कि वो 7.5 रह गई है बस। इवन अपने भी अब एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से कॉलोनाइजिंग के बाद से पूरा एक ड्रामेटिक जो है वो फॉल डाउन होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर या चाइना की इकोनॉमी के अंदर। ओके, कंपनी आती है तो उसके बाद बंगाल में भी जो 3 तरह की जंगें होती हैं, एक 57 में है, एक 64 में है जिसको वॉर ऑफ प्लासी बोलते हैं या वॉर ऑफ बोक्सार बोलते हैं। ओके, उसमें ये है कि अल्टीमेटली यूं होता है कि शाह आलम 2 बिल आखिर हैंड्स अप कर लेता है और बिहार, उड़ीसा और बंगाल जो कि बहुत वर्ल्ड इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं वो तीनों इनके हवाले कर देता है कंपनी को। और शाह आलम ये बोलता है कि जो टैक्सेशन कलेक्शन का काम है, जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो कंपनी करेगी आज के बाद, और खुद वो बस एक एजेंट के तौर पे बैठा हुआ है, बस किंग है, उसका एक बना हुआ है करिश्मा, जबकि जो टैक्स कलेक्शन का काम है वो कंपनी कर रही होती है। तो जब टैक्स ही वो कलेक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली वो ड्रेन करेगी उसको इंग्लैंड में या लंदन में या ब्रिटेन के अंदर। एक और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो बाकायदा 1820 से लेके 1870 तक इसकी जो इकोनॉमी है वो 0.00 होती है, यानी 0.00। कोई इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कॉलोनाइजिंग के पीरियड में। और इवन 1913 से लेके 50s तक के स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि ये माइनस में चला जाता है, यानी -0.22 है। तो अब तो वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। मतलब पहले तो चलो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं था, वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बात तो समहाउ बियरेबल है कि ठीक है हम इकोनॉमी नहीं कर रहे, लेकिन माइनस में चले जाना इस बात की इंडिकेशन है कि आप खुद बैंकरप्ट हो रहे हैं और आपका अपना सर्वाइवल अल्टीमेटम में है और डेंजर में है, इंडेंजर्ड है। सो अगर हम स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को बताएं कि बेसिकली जो है वो इंडिया ने जो सब कॉन्टिनेंट है इसने मॉडर्न ब्रिटेन को बनाया कैसे है, बिकॉज स्टेटिस्टिकल डाटाज और हिस्ट्री इस बात की टॉक्टिव एविडेंस है, मुंह बोलता सबूत है इस चीज का कि मॉडर्न ब्रिटेन कभी भी ऐसा मॉडर्न ब्रिटेन ना बन पाता अगर इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ ना होता, राइट। अगर बरसगीर से इस्तेसाल ना होता तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होती एंड सो ऑन, बड़ा लंबी कहानी है। बहरहाल तो क्रिस्टोफर कोलंबस जब बिलाखिर अमेरिका को डिस्कवर, खैर अमेरिका को कोलंबस ने तो सबसे पहले नहीं किया था, रेड इंडियंस ऑलरेडी वहां पे थे, बट स्टिल कोलंबस ने जब कर लिया डिस्कवर तो उसके बाद ये है कि सिल्वर और गोल्ड और रिसोर्सेज की फॉर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ उनके हाथ लगी है। तो वो चाहेंगे कि इस लैंड को जो है वो अब मजीद प्रोडक्टिव बनाया जाए, मजीद इससे पैदावार हासिल की जाए। तो वो क्या करते हैं कि अफ्रीकन को स्मगल करना शुरू कर देते हैं एज एन स्लेव्स। तो अफ्रीकन स्लेव्स एजेंट हायर करते हैं, ब्रिटेन हायर करता है और फ्रांस हायर करता है बाद में। तो तकरीबन सिर्फ ब्रिटेन जो है वो 3.4 मिलियन स्लेव्स को हायर करता है, यानी परचेज करता है बाकायदा अफ्रीकन से। और ये पूरा एक स्लेव का साइकिल चलता है ना, जिसमें ब्रिटेन पैसे पे करता है उन एजेंट्स को जिन्होंने आपको स्लेव्स प्रोवाइड करने हैं। तो अफ्रीका से स्लेव्स लाने वाले एजेंट होते हैं, जैसे अभी भी हमने डंकी लगानी हो तो एजेंट को अंदर, ब्रोकर को अंदर हायर करना पड़ता है, जो कि समहाउ आपका वो मोबिलिटी को पॉसिबल बनाता है। इसी तरह से 3.4 मिलियन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन कर रहा था। और होता यूं है कि वो जो पेमेंट करता है उन ब्रोकर्स को, उसका 27% जो है वो इंडिया पे कर रहा होता है इनडायरेक्टली। तो यहाँ से भी एक बहुत
क्लियर किस्म का एविडेंस आता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है स्लेव्स को परचेज करने में, या जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है उसकी अपलिफ्टिंग में क्या रोल रहा है इंडिया का, या यहाँ से कितनी जो है वो वेल्थ प्रोड्यूस हो रही थी, कितना इनको मिल रहा था जिसको ये लोग फिर बस खाते गए। सो द थिंग इज के हाँ, इवन एक बंगाल राइटर है जिन्होंने, अमार्त्य सेन के नाम से आप सब जानते होंगे, काफी फेमस हैं, किताबें भी इनकी नोबेल प्राइज याफ्ता हैं। तो इन्होंने तो यहाँ तक बोला कि जब बंगाल की ये 3 वॉर्स होती हैं, प्लासी की वॉर है, उसके बाद बरक्स की वॉर है, तो इन वॉर्स के से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है उसके रिजल्ट में जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। बिकॉज हम उससे पहले भी ऑब्वियसली इन्वेंशंस तो होती होंगी यूरोप में, ऐसा नहीं है कि इन्वेंशंस नहीं हुई, लेकिन इन्वेंशंस को या आइडियाज को मटेरियलिस्टिक फॉर्म में या प्रोडक्ट फॉर्म में और फिर उसको इकोनॉमी बना के, कमोडिटी बना के मार्केट में लाने में पूरा कैपिटल चाहिए होता है, राइट? मतलब मेरे माइंड में कोई आइडिया है, देन मुझे उसको एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म देनी है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे पूरी एक इंडस्ट्री चाहिए, पूरा एक कारखाना चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, एंड देन मैं उस आइडिया को मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट की फॉर्म देके, उसके लिए ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी चाहिए जो यहाँ से जाता था सब कॉन्टिनेंट से, और उसके लिए ही रेलवे लाइन भी बिछाई गई। वो कोई हमारे फायदे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज इंपीरियल कंट्रीज का, ये कॉलोनाइजर्स का कभी भी ये मोटिव रहा ही नहीं है कि आपने उस इलाके की डेवलपमेंट करनी है, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ, राइट? इवन आप लोगों का ब्लड भी निचोड़ना होता है इन फॉर्म ऑफ स्लेव्स या स्लेवरी। तो यूं है कि यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज ले जाते थे रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उसके लिए रेलवे लाइन बिछाना पड़ी और थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स करना पड़ी, और फिर उसको प्रोडक्ट में चेंज करके, बिकॉज वो इंडस्ट्रियली इवॉल्व कर चुके थे, और हमारे ही पैसे से जो यहाँ से लेके जाते थे बहुत सारी इन्वेंशंस की, जिसमें स्टीम इंजन की इन्वेंशन सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट है, उसके बाद वाटर फ्रेमवर्क की इन्वेंशंस है, जो जेनी की इन्वेंशन है, और भी बहुत सारी इन्वेंशंस हुई, जिसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की राह हमवार होती है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का कैपिटल जो है वो रोल प्ले करता है इसकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर। तो वो बंगाल राइटर भी यही बात करता है कि बंगाल से जो गया है, कैपिटल गया है, या इंडिया से जो कैपिटल गया है, उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉज की है ब्रिटेन के अंदर या लंदन के अंदर। ठीक है, सेकेंड एज के अंदर, बिकॉज कॉलोनियलिज्म की भी एजेस है ना, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, बेसिकली पोस्ट कॉलोनियलिज्म टर्म के अपने अंदर भी एक एम्बिग्विटी है, अगर बिकॉज हम मुकालमा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हर चीज को जेर बहस लाना जरूरी है। 2 तरह की टर्म हम पॉलिटिकल फिलोसफी में इस्तेमाल करते हैं, एक पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, एक नियो कॉलोनियलिज्म है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट तो तब बात करेंगे जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो चुका होगा, एंड देन उसके बाद जो इरा शुरू होगा या जो एज शुरू होगी उसको हम पोस्ट। तो कॉलोनियलिज्म तो कभी खत्म ही नहीं हुआ। आई मीन पहले ब्रिटेन करता था एंड देन अमेरिका करता रहा, वो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आई मीन सिर्फ नौयत बदली है, इस्तेसाल की नौयत बदली है, इस्तेसाल की शक्लें बदली हैं, इस्तेसाल तो खत्म नहीं हुआ। तो एक चीज जब खत्म नहीं हुई तो उसके बाद कुछ शुरू होगा तो हम पोस्ट की टर्म यूज, उससे ज्यादा बेहतर और बेटर जो है वो नया कॉलोनियलिज्म की है, जो ये डिस्क्राइब करता है कि डेफिनेटली आपकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं, ये शक्लें बदलती रहती हैं। तो कॉलोनाइज तो हम अब भी हैं लेकिन इनडायरेक्टली हैं, बल्कि नियो कॉलोनियलिज्म में या जो इस्तेमारियत या जो साम्राज्यत हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बेयर कर रहे हैं, जो हम अब इस्तेसाल बियर करते हैं, क्या हम गैप लेंगे आजान का? ओके, तो जो हम अब बियर करते हैं ये उससे भी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है, बिकॉज जो कॉलोनियलिज्म का इरा होता है उसके अंदर समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना पड़ती है। आपको स्कूल भी बनाने पड़ेंगे, कॉलेजेस भी बनाने पड़ेंगे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर रेलवे भी बिछानी पड़ेगी, चाहे अपने फायदे के लिए ही बिछानी है। लेकिन नियो कॉलोनियलिज्म के अंदर या पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर तो इसकी भी जरूरत नहीं महसूस होती। मतलब आप बाहर बैठे हुए हैं, आपने सिर्फ एक सुप्रीम ओवर डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन को आपने अंडर किया हुआ है, obviously mean that it military, तो मिलिट्री को अंडर रखा हुआ है, एंड देन आप पूरी, मतलब बजाय इसके कि अमेरिका सबको पूरी 22 अरब को ये बताए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, वो सिर्फ एक मिलिट्री को बता लेगा, हर कंट्री के मिलिट्री को बता लेगा कि ठीक है, या उसको अपने अंडर रख लेगा या उसको खुश कर लेगा। तो बजाय इसके कि वो यहाँ पे पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये चीज बावर कराए कि मैं आप लोगों का वेल विशर हूँ, या हम तो सिविलाइजेशन चाहते हैं, हम तो डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम तो आप लोगों को जमहूरियत सिखाने आए हैं, उससे बेहतर ये है कि वो मिलिट्री को सिखा ले ये बात। और हमारे जितने भी जर्नल्स हैं, कर्नल्स हैं, हायर अथॉरिटेरियंस हैं, वो सारे अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आते हैं और यहाँ से रिटायरमेंट के फौरन बाद भी अमेरिका चले जाते हैं। सो द थिंग इज कि कभी भी मिलिट्री का, इवन हम हिस्टोरिकली भी देख के लाएं तो आर्मी कभी भी इस चीज के लिए तो आई नहीं है कि सरहदों की हिफाजत की जाए।
इवन डेमोक्रेसी से पहले किंगशिप के दौर में, बादशाहत के निजाम में, जब जब एक्चुअल में फर्स्ट टाइम आर्मी जो है, आर्मी का वजूद कायम होता है, वो हुआ ही इसलिए था कि आपने किंगशिप को सस्टेनेबल बनाना है, आपने किंगशिप को कायम रखना है। तो बादशाहत के खिलाफ कहीं पे कोई रिवॉल्ट ना आए या कहीं पे कोई जो है वो बगावत सर ना उठाए, इस चीज को कुचलने के लिए या इस चीज को डिमोलिश करने के लिए आर्मी को वजूद में लाया गया। तो कभी भी उसका वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड तो रहा ही नहीं है मोटिव, तो अब भी डेफिनेटली वो नहीं है। और रही बात आर्मी पे यानी डिफेंस सिस्टम पे या आर्मी पे बजट लगाने की, तो ये भी कॉलोनियलिज्म के दौर से ही चलता आ रहा है। बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी जो आर्मी है, सिर्फ एक कंपनी की जो अपनी आर्मी है, वो 2,60,000 थी। आई मीन 2,60,000 बंदे को वहां पे रखना और उसको खिलाना और उसके सारे बजट पे वो सारा भी इंडिया से निचोड़ रहे थे। मतलब जब रहते ही यहाँ पे हैं तो डेफिनेटली यहीं पे उनका सारे एक्सपेंसेस, तो जो मिलिट्री एक्सपेंसेस है वो भी इंडिया अफोर्ड कर रहा था। सेकेंडली ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हाँ, तो ये इसका आर्मी की जो एक्सपेंसेस है वो भी सब कॉन्टिनेंट से जा रहे हैं। खैर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, अगर आएगा तो मैं फौरन बता दूंगी। एनीवे तो सेकेंड एज में यूं होता है कि स्टेटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंग अभी भी 9% जो है वो ब्रिटेन को इंडिया से जा रहा था, और इवन 86% जो ब्रिटेन का जीडीपी है या ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो सिर्फ कॉलोनाइज्ड रीजन से आ रही थी। चाहे वो इंडिया है, मतलब उसके अलावा भी है, वियतनाम है, कोरिया है, क्यूबा है। तो इन सारे ममालिक से जो है, जो कॉलोनाइज्ड रीजन हैं, जो आपके इस्तेसाल ज़्यादा हैं, उन ममालिक से जो वेल्थ ड्रेन करते थे वो इनकी 86% इकोनॉमी बनाता है। तो पीछे तो बचता ही कुछ नहीं है, यानी ये पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉलोनाइजिंग पे खड़ी हुई थी। अब होता यूं है कि पार्टीशन हो जाती है समहाउ। उससे पहले ओपियम वॉर का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, उसमें भी बंगाल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी सब कॉन्टिनेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है। वो इस तरह से कि ब्रिटेन जब ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाइना को किस तरह से सबोताज करना है, इंडिया को तो समहाउ कर लिया बंगाल की वॉर्स लड़के या जंगे शंगे करके, तो चाइना क्योंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी थी और अच्छी खासी स्ट्रांग थी, तो अब उसको करने के लिए, क्योंकि चाइना समहाउ इंडस्ट्रियली भी इवॉल्व था, तो कोई बात तो बनी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अफ्यूम जो है यानी अफीम जो है उसको स्यू करना शुरू कर दिया बंगाल के अंदर। तो बंगाल में उगाते थे और फिर बंगाल से वो जाती थी चाइना में। तो तकरीबन कोई 40 मिलियन लोग जो हैं चाइनीज, वो एडिक्ट हो गए ओपियम के या अफीम के एडिक्ट हो गए। तो अल्टीमेटली उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई ये अनबियरेबल है, मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, हमारे तो आधी पॉपुलेशन जो है वो एडिक्ट हुई पड़ी है। सो उन्होंने बैन कर दिया इस चीज को। जब बैन किया तो जाहिर है कि ब्रिटेन ने एक लेम एक्सक्यूज के तौर पे ये चीज आगे रखी कि ये तो फ्री मार्केटिंग के अगेंस्ट नैरेटिव दे रहा है चाइना, हम तो फ्री मार्केटर हैं, हम तो फ्री ट्रेडिंग को जो है प्रोमोट करने वाले हैं, इसके फ्लैग बेरर हैं, तो हम कैसे ये बियर कर सकते हैं कि चाइना जो है वो लिमिटाइज कर रहा है इस चीज को या इस पे कदगन लगा रहा है। सो उसके अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं और तकरीबन 4 वॉर्स जो हैं, 4 जंगें लड़ता है चाइना के साथ ब्रिटेन। और उसके बाद अल्टीमेटली तब जाके एंड होती है जब वो कहता है कि भाई ठीक है तुम बेच लो, यहाँ पे ले आओ, क्योंकि मैं तो वॉर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी वॉर अवॉइड करती हैं, क्योंकि वॉर्स बहुत अच्छा खासा पैसा मांगती हैं। तो नॉन वायलेंस का जो है वो एज एन होल अगर ग्लोब पे देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी इमर्ज कर रहा है, बल्कि स्ट्रेंथन हो रहा है अब तो, बिकॉज वॉर अफोर्ड करना इज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर एवरीवन। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो कभी सोच भी नहीं सकती, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि कभी जंग की तरफ जाएं। सो अदम तशद्दुद इज द ओनली ऑप्शन फॉर अस। तो ओपियम वॉर होती है और उसके बाद अच्छा खासा पैसा ये वहां पे अफ्यूम बेच के कमाता है। इवन 1887 में जो है वो ये 2/3 ऑफ चाइना की जो मार्केट है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। और यूं है कि 1900 में 86%, आई मीन अप्रोक्सीमेटली 3/4 जो है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेता है मार्केट को। तो जाहिर है कि फ्री मार्केट बूम की है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है उधर, तो डेफिनेटली इसकी इकोनॉमी बहुत जल्दी लेविश कर जाती है या अपलिफ्टिंग होती है उसके अंदर। ओके, थर्ड एज के अंदर क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, तो इन सब का भी जो खुमियाजा है वो बिल आखिर हिंदुस्तान को भरना पड़ता है। और कुछ हिंदुस्तान की अपनी भी ए पॉलिटिकल बिहेवियर है, मैं तो इसको ए पॉलिटिकल बिहेवियर बोलूंगी, या एब्सेंशिया है रैशनलिज्म का या साइंटिफिक थॉट का एब्सेंशिया है, कि इन लोगों ने खुद उनको गिफ्ट्स के तौर पे पैसे देना शुरू कर दिए, और वो भी उस दौर में जब ये खुद बेचारे हैंड टू माउथ हुए थे या अपना गुजारा मुश्किल से होता है। तो इवन इन्होंने
1917 में 100 मिलियन पाउंड्स जो है वो ब्रिटेन को ऐसे ही दे दिए, मतलब वापसी के बगैर। तो एक तो होता है आप किसी लोन के तौर पे दे रहे हैं, ये डेप्ट के तौर पे दे रहे हैं, तो 100 पाउंड्स ऐसे ही दे दिए, 100 मिलियन पाउंड्स। और 1918 में 45 मिलियन पाउंड्स उनको गिफ्ट के तौर पे दे दिए कि ठीक है, आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 भुगती है, फिर ग्रेट डिप्रेशन देखा है, वर्ल्ड वॉर 2 के भी एक्सपेंसेस हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो ब्रिटेन ने होम चार्जेस बढ़ा दिए थे, जो पहले 2 मिलियन में होम चार्जेस थे, अब वो 23 मिलियन में तक चले गए। तो जब होम चार्जेस बढ़ेंगे तो जाहिर है कि वो मिलिट्री के चार्जेस थे, वो डिफेंस के चार्जेस थे, जो कि बेसिकली इंडिया दे रहा था। तो यहां से पता चलता है कि इंडिया जो है वो कितना बेसिक रोल प्ले कर रहा था मॉडर्न ब्रिटेन को बनाने में, या सब कॉन्टिनेंट का क्या क्रूशियल रोल रहा है आज के जो बरतानवी साम्राज्य है उसको बनाने में, या इंपीरियलिज्म को स्टैंड करने में। अगर हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के एजेंडा की बात करें, बिकॉज ये तो चले एक स्टोरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिससे ये समझ आ जाता है कि सब कॉन्टिनेंट का रोल क्या रहा है। अगर हम बात करें कि इनका एजेंडा क्या था, बेसिकली ये आए क्या करने, तो वो भी अल्टीमेटली क्लियर है हम सबके माइंड में ही कि एक्सप्लॉयटेशन करने आए हैं, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने आए हैं, हम लोगों को सबोताज करने आए हैं और ओप्रेस करने आए हैं, डिप्रेस करने आए हैं। बट अल्टीमेटली यूं होता है कि पार्टीशन के तौर पे, पार्टीशन के वक्त पे यूं होता है कि मुस्लिम लीग के अपने अंदर भी 2 तरह की टेंडेंसीज पाई जाती हैं, मुस्लिम लीग के अपने अंदर भी 2 तरह के रुझानात पाए जाते हैं। तो एक कम्युनिस्टिक टेंडेंसी है, यानी कम्युनिज्म पे खड़ी हुई, और एक जो है वो फ्यूडलिज्म पे खड़ी हुई है, यानी आप लोगों की जागीरदारी निजाम पे खड़ी हुई है। तो इन दोनों टेंडेंसीज में हमें फ्यूडलिज्म तो बहुत सारी टेंडेंसीज के लोग मिल जाते हैं मुस्लिम लीग में, लेकिन कम्युनिस्ट ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उनको हमेशा अंडरलाइन रखा गया है, और पुश अंडर द कारपेट वाला हिसाब है कि उसको बस छुपा दो और अंडरमाइन करो, जैसे हम माइनॉरिटीज को साइडलाइन पे लगा देते हैं। इसी तरह से मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें जनाब दानियाल लतीफी का नाम सबसे प्रोमिनेंट है, जो बाकायदा स्टंच किस्म के मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट रहे हैं। फैज अहमद फैज का नाम हम सब जानते हैं, जिनको इवन पनिशमेंट टू डेथ सुना दी गई कि आप बस लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेंगे, यानी थ्रू आउट द लाइफ इम्प्रिजनमेंट में गुजारेंगे। वो तो बाद में फिर जाहिर है कि उनकी तहरीकें चलती हैं, और आज हम फैज अहमद फैज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी नज़में पढ़े होते हैं, बट स्टिल वो 7-8 साल जेल में रहे, और उन पे ये इल्जाम लगाया गया कि ये गद्दार हैं, ये गुस्ताख हैं, और ये स्टेट का तख्ता उलटना चाहते हैं, रियासत को, यानी एंटी स्टेट हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है एंड समहाउ। इसके बाद मियां इफ्तिखार हुसैन का नाम बहुत प्रोमिनेंट है, जो स्टंच किस्म के, स्ट्रॉन्ग किस्म के मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, जो कि जाहिर है बात करेंगे कि वर्किंग क्लास की अपलिफ्टिंग कैसे होगी। जो मेहनत कश तबकात हैं, माइनॉरिटीज हैं, उसमें वमेन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, बिकॉज कम्युनिज्म कभी भी खातून के बगैर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे तो जेंडर है ही नहीं, मतलब कम्युनिज्म में तो जेंडर भी नहीं है, क्लासलेस सोसाइटी तो है ही है, वेल्थलेस सोसाइटी तो है ही है, लेकिन ये जेंडरलेस भी है, और ये रिलीजन और सेक्टलेस भी है। तो बहुत सेकुलर किस्म की, और हम सब खैर इससे फेमिलियर हैं। जबकि जो फ्यूडल टेंडेंसी है, जो जागीरदाराना एक रिवायत थी मुस्लिम लीग में, वो जाहिर है कि फ्यूडलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बात करेगी, और वो बात करेगी एक जो दौलत का इर्तकाज है उसको एक मखसूस तबके तक रखने की, या जो पावर का कंसंट्रेशन है उसको एक एलीट तक रखना है, या फ्यूडल्स तक रखना है, और फिर फ्यूडल जो है वो उसको ड्रेन करेगा, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, नीचे वाली क्लासेस तक या नीचे वाले तबकात तक, वो कतरा कतरा करके जैसे खैरात देते हैं। सो दोनों तरह की टेंडेंसीज थी, और हम देखते हैं कि ये वो टाइम है जिसमें कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुकी थी। यूएसएसआर का एक कैंप है, यानी सोवियत यूनियन का, दूसरी तरफ अमेरिकन कैंप है। तो ये वो टाइम है जब सब डिसाइड कर रहे थे कि ओके अब हमें किसकी तरफ जाना है, या हमें कौन से वाले कैंप का पार्ट बनना है। तो अल्टीमेटली फिर यूं है कि 1954 और 55 में जब सीटो सेंटो साइन होता है, देन पाकिस्तान डिसाइड करता है कि ओके आई हैव टू गो विद अमेरिका, और सोवियत यूनियन का फिर 1991 में फॉल डाउन भी हो जाता है, जिसके बाद ये चीज मजीद स्ट्रांग हो जाती है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन, यानी यहाँ पे फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ब्रिटेन एम्पायर से अमेरिकन एम्पायर में, या ये वो वक्त है जिसमें राज जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है बरतानवी राज से अमरीकी राज में, या कॉलोनियलिज्म जो है वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म में या नेओ कॉलोनियलिज्म में ट्रांसफॉर्म होता है।
और यहाँ पे फिर इस साल की एक नई सीरीज शुरू हो जाती है जो कि आज तक हम लोग बियर करते आ रहे हैं, जो कि ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनी, इवन मल्टीनेशनल कंपनियां तो कॉलोनियलिज्म से भी पहले का काम है। मतलब सब कॉन्टिनेंट को भी किसी हुकूमत ने आके सबोताज नहीं किया है, कंपनी ने ही आके किया है। सो कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत पुरानी है और ये ऐसे ही सबोताज करती हैं। ये इवन यूरोप के अपने अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अपने अंदर भी इन्होंने बहुत सारी जगहों को कॉलोनाइज किया। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो इनका एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर था वो तो था ही था, लेकिन उसके अलावा अपने ममालिक के साथ, अपनी छोटी रियासतों के साथ जो है वो इनका ऐसा ही रवैया रहा है। सो फ्यूडल टेंडेंसीज और कम्युनिस्ट टेंडेंसीज में अल्टीमेटली फ्यूडल टेंडेंसीज जो हैं वो अपलिफ्ट हो जाती हैं, डोमिनेंट हो जाती हैं, और मार्क्सिज्म या लेफ्ट जो है, लेफ्ट की पॉलिटिक्स जो है उसको इवन वाइप आउट किया जाता है, जिसमें रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस मोस्ट प्रोमिनेंट है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान से लेफ्ट को वाइप आउट किया जाता है। बिकॉज जो पोस्ट कॉलोनियल एजेंडा है या जो इंपीरियलिस्टिक एजेंडा है वो खड़ा हुआ ही इस बात पे है कि आपने किस तरह से एंटी रेवोल्यूशनरी काम करने हैं, या जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं उनको एबॉलिश कैसे करना है, उनको उनका सर कैसे कुचलना है। तो जब खड़ा हुआ इस बात पे है, तो चाहे वो बंगाल में उठेगी, चाहे वो वियतनाम में उठेगी, हम सब इन मजाहमतों से वाकिफ हैं, हम सब इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं कि किस तरह से इन लोगों ने फिर अल्टीमेटली इवन ईरान के अंदर मुसद्दिक मलिक की भी इन्होंने मिलिटेंसी के थ्रू जो है वो पूरा हुकूमत का तख्ता ही उलट दिया। तो इनका अल्टीमेटली डे फर्स्ट से ही ये एजेंडा रहा है कि आपने किसी भी कॉलोनाइज्ड रीजन के अंदर कभी भी जो वर्किंग क्लास है इसको अपलिफ्ट होने ही नहीं देना, और आपने हमेशा एंटी रेवोल्यूशन को वाइप आउट करते रहना है। इवन मजाहमत की कोई सादा सी जो सॉफ्ट फॉर्म होती है, जो रॉ फॉर्म होती है रेवोल्यूशन की, जिसमें सिर्फ मैसेज ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं, उसको भी बियर नहीं करते। अभी भी ये स्टूडेंट यूनियंस बैन हैं, आप यूनिवर्सिटी के अंदर इवन रीडिंग सर्कल्स नहीं कर सकते, आप पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकते, आपके प्रोस्पेक्टस पे साइन लेते हैं कि मैं किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट नहीं रहूंगा जब तक मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ। सो इस किस्म का एपॉलिटिकल बिहेवियर जानबूझ के एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू इवन हम लोगों में इंड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो इस किस्म की कंट्री के अंदर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स या मजाहमती कुव्वतें अगर जोर पकड़ती भी हैं, तो उसको कुचलने के लिए मिलिटेंसी के फॉर्म में एक पूरा जर्नैल शाही मौजूद है, जिसके डेफिनेटली अच्छा खासा बैश करना बनता है इसको। अब तो खैर ये हमारे लिए खुशाइंद बात भी है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको अनलैश करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, और अच्छी खासी क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गई है। बट स्टिल इट्स टू मच नेसेसरी कि हम इसको मजीद बैश करें, और ये बात बता दें कि हम अनअवेयर नहीं है, हम डोसाइल नहीं है, मेंटली अच्छे खासे रैशनल लोग हैं, और हम जानते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। और ए पॉलिटिकल बिहेवियर अब गया, चाहे एजुकेशनल सिस्टम जितना भी बैंकरप्ट है, जितना भी फरसूदा निजाम तालीम है, हम जानते हैं कि हम लोगों को अपना जो शऊरी इर्तका है वो किस तरह से करना है। उसके लिए मफकूरा की खिदमत डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल हैं, और इस तरह की बहुत सारे इदारों की और भी। सो द थिंग इज कि कंक्लूजन इसी तरह से निकलता है कि आपने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को या मजाहमती जो तहरीकें हैं उसको कुचलना है। उसके लिए फिर यूं है कि मिलिटेंसी आपके ऊपर रखी गई, यानी जर्नैल शाही को, बस अब जर्नैल शाही को कंट्रोल कर लिया तो आपने पूरी उस कॉलोनाइज्ड रीजन को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, अब पाकिस्तान में कभी डायरेक्टली तो वो लोग नहीं आए, ना डायरेक्टली उन्होंने कॉलोनाइज किया है, वो एक बैठा हुआ है, बस ऊपर एक तबका है, तो उसको समझाते हैं, इधर सारा कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाता है। इवन सिविल ब्यूरोक्रेसी भी हाथ खड़े कर देती है उसके सामने, स्टेट हाथ खड़े कर देती है। और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागे वाली बात है वो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों की के क़याम की सूरत में है, जिसके अंदर आपकी कभी जान छूट ही नहीं सकती। तो जो आपको कर्जे तो देते हैं, लेकिन साथ में इतना लंबा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की सूरत में आपको ये भी बता देते हैं कि कर्जे लगाने किधर किधर है, और ये पैसा, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आप पॉलिटिकल फिलोसफी में इसको गमाश्ता सरमायादारी के नाम से जाना जाता है, या सेमी इंपीरियलिज्म के नाम से, जिसमें ये होता है कि अगर एक किसान को ट्रैक्टर चाहिए अपने हल चलाने के लिए फसलों में, तो IMF या स्टेट जो है, पहले IMF और बाद में स्टेट, उसको इनडायरेक्टली ट्रैक्टर तो लीज पे दे देगी या लोन पे दे देगी, लेकिन कभी भी उसको इस बात की परमिशन नहीं देगी कि वो उस लोन को यूज करके अपना ट्रैक्टर बनाने वाली एक फैक्ट्री लगा ले।
राइट। आई मीन अगर वो फैक्ट्री लगा लेगा तो उसकी तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी स्टेट से भी और इंपीरियलिज्म से भी। मतलब मुझे एक जूता बनाना है और जूता बनाने के प्रोसेस के अंदर 21 जो मटेरियल हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ते हैं, बाहर से मंगाना पड़ते हैं। तो अगर बाहर से चीजें मंगाना मैं वो यहीं पे बनाना शुरू कर दूंगी तो मेरी तो बाहर से खत्म हो जाएगी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो वो आपको लोन तो देते हैं, कर्जे तो देते हैं, लेकिन वो कर्जे कहाँ कहाँ पे लगाने, तो वो कभी भी ऐसी जगह पे नहीं लगाने देंगे जहां पे उनकी अपनी डिपेंडेंसी या उनकी अपनी मार्केट वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाए। तो वो आपको हमेशा अपने माल की मंडी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल होती रहे, वो इस बात को हमेशा इस बात की यकीन दहानी करके रखते हैं और अश्योर करते हैं इस चीज को कि आप हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहें और आपकी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कभी भी खत्म ना हो। खैर, तो यहाँ तक जो है वो हमें समझ आ जाता है कि किस तरह से सब कॉन्टिनेंट का रोल रहा है इंपीरियलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में, कोलोनियलिज्म में और पोस्ट कोलोनियल एजेस में। अब हम अगर वुमेन रोल की बात करें और हम बात करें कि खवातीन का क्या किरदार रहा है, तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि इतना इंप्रेशन तो हम लोगों के माइंड में बन गया है कि जो पोस्ट कोलोनियलिज्म है इट्स रियली अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनी सोसाइटी, और किसी भी कंट्री के ऊपर इसके मनफी असरात हैं। तो लिहाजा जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि हम इसको बैश करें, राइट, और हम इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करें। इवन अब तो मॉडर्निज्म है और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म का इरा चल रहा है, बट स्टिल इसके अंदर फेमिनिज्म का जो रोल रहा है और जो खवातीन का किरदार रहा है उस जैसा शायद ये वो किरदार है जो शायद कोई और जेंडर एग्जिस्टिंग जेंडर जो है वो कभी रोल प्ले ही ना कर पाती, ये वो किरदार अदा करती हैं खवातीन। सो उसमें यूं है कि फेमिनिज्म का अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए तो उसमें हम सब जानते हैं कि चार्ल्स फ्रॉयड वो पहला बंदा था जिसने फेमिनिज्म की टर्म इस्तेमाल की 1837 में, और उसके बाद जो ब्रिटेन है जिसकी हम बात कर रहे थे, बरतानिया, उसने इसको 19 में एक्सेप्ट किया, ये इसको अडॉप्ट कर लिया। और न्यूयॉर्क में एक कॉन्फ्रेंस होती है 1910 में और उसके बाद इसको हॉलीडे के तौर पे मनाया, सॉरी, इसको 8 मार्च को जो है वो यूनिवर्सल डे के तौर पे मनाया जाने शुरू हो जाता है, वुमेन यूनिवर्सल डे। और फिर यूएसएसआर पहला, या सोवियत यूनियन वो पहला मुल्क है जिसने, ये वो रियासत है जिसने पहली दफा छुट्टी दी फेमिनिज्म पे या खवातीन के आलमी दिन पे। तो यहाँ से चीजें चलती हैं और खवातीन पहली दफा जो है फेमिनिज्म की फर्स्ट वेव में पहली दफा बात करती हैं कि हमें वोट, राइट ऑफ वोट दिया जाए या वोट कास्ट करने का जो राइट है वो हमें दिया जाए, बिकॉज उससे पहले खवातीन को नहीं था। और जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनमें हमें रोल प्ले करने की बात की जाए, एजुकेशनल राइट्स हैं, एबॉर्शन के ह्यूमन राइट्स हैं, और भी ढेर किस्म के जो, जाहिर है जब वोट कास्ट करने का राइट नहीं है तो उसके बाद तो फिर बात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन जारी थी उस दौर में। तो वहां पे फिर खवातीन जो है वो रेज करना शुरू करती हैं और ऑर्गेनाइज होना शुरू होती हैं और वो स्लोगन्स रेज करती हैं। उसके बाद सेकंड वेव आती है जिसमें फेमिनिज्म और यानी बोर्जवा फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म के दरमियान एक डिस्टिंग्विश लाइन ड्रॉ हो जाती है, बिकॉज जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट होती हैं उनको लगता है कि हमारी जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन है वो इंटायरली डिफरेंट है जो बोर्जवा फेमिनिज्म है या जो अपर क्लास एलीट क्लास की। और अभी भी हम ये कन्फ्लिक्ट जो है या ये डिबेटेबल चीज समझते हैं। आज भी औरत मार्च में हम समझते हैं कि जो खवातीन आती हैं वो तो गुलबर्ग से उठी हुई हैं या बहरिया टाउन से हैं या मॉडल टाउन से हैं, तो वर्किंग क्लास के तो मसाइल कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं ये, या जो मसाइल ये लाती हैं सरेआम वो तो एक आम औरत के या घरेलू औरत के मसाइल नहीं है। तो डेफिनेटली माइक्रो लेवल पे और कुछ स्लोगन्स को भी, और फिर मीडिया का एक जो मैनिपुलेटिंग रोल रहा है, जो एक्सप्लॉयटेटिव रोल रहा है बजाते खुद मिलिट्री मीडिया का फेमिनिज्म को नटोरियस करने में या इसको बदनाम करने में, वो अपनी जगह पे कायम है। बट स्टिल इसके बावजूद माइक्रो लेवल पे तो डिफरेंसेस रहेंगे। माइक्रो लेवल पे कभी भी चीजें, और मार्क्स ने भी बोला था कि कॉन्ट्रडिक्शंस कभी भी खत्म नहीं होती, तजादात कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन तजादात को हल करके जो है वो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं और कॉमन पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं जिसपे आप ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। इसलिए वो कहता था कि दुनिया की मेहनत का शो एक हो जाए, बिकॉज वो समझता था कि कुछ कॉमन पॉइंट्स निकलते हैं। आज भी हम जब नेशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑल्दो कि ये एक सेंसिटिव मौजू है, या हम इवन वुमेन लिबरेशन की बात करते हैं या नेशनल लिबरेशन की बात करते हैं, तो
हमारे जो डिफरेंट एथनिसिटी के दोस्त अहबाब हैं वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है पंजाब से, या पश्तून के ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस ऑब्वियसली डिफरेंट है बलोच से, बलोच के डिफरेंट है सिंधी से, सिंधीज के पंजाबी से, राइट। जाहिर है जो एक सेंटर है उसके ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस या हालात मुख्तलिफ हैं, पेरिफेरल एरियाज के मुख्तलिफ होंगे, बट स्टिल माइक्रो लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं, तजादात हैं, वो कायम रहेंगे। लेकिन एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इसको माओ जो है चाइना की रेवोल्यूशन का जो फ्लैग बेरर है, जिसने चाइना में रेवोल्यूशन की, तो वो कॉमरेड माओ कहते होते थे कि एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन होता है और हमने प्रायोरिटाइज करना होता है कि किसी सोसाइटी के अंदर आपने कौन सी वाली कॉन्ट्रडिक्शन को सबसे पहले हल करना है। तो पहले आप वो वाला तजाद उठाएंगे जो कॉमन लेवल पे होता है, जिसके लिए तमाम तर जो एथनिसिटीज हैं वो रिगार्डलेस ऑफ एथनिसिटी और कलर और क्रीड और रेस और जेंडर वो एक पेज पे आ सके और उस कलेक्टिव स्ट्रगल की तरफ आए। और उसके बाद जो है वो आप फिर आहिस्ता 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 मैसेज में उतरते हैं और तब तक आपका ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस पे जो कमांड है, जो ग्रिप है, वो स्ट्रांग हो चुकी होती है और फिर आप अपने माइक्रो इश्यूज पे आते हैं और फिर उन कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली आपका जो है वो सोशलिज्म कायम होता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ कॉमन स्ट्रगल हैं जो बतौर वमेन जो है वो की जा सकती हैं, चाहे वो खातून पश्तून है, चाहे वो खातून पंजाब से ताल्लुक रखती हैं। तो टेरिटरीज और नेशनल क्वेश्चन डेफिनेटली अपनी जगह पे एक अहमियत का हामिल है और इसको हल भी होना चाहिए, लेकिन क्लास क्वेश्चन भी एक चीज है जो कि अपनी जगह पे एक अहमियत का हामिल है। तो हमें वो माओ के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि इधर नेशनल क्वेश्चन को पहले हल करना है या क्लास क्वेश्चन को पहले हल करना है। नेशनल क्वेश्चन में तो जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे हर एथनिसिटी के, लेकिन क्लास क्वेश्चन एक ऐसा फैक्टर है जिसपे कॉमन पॉइंट्स निकल सकते हैं एटलीस्ट। मतलब कुछ ऐसे जरूर मसाइल हैं जो पश्तून की खातून के भी वही हैं और पंजाब में इवन गुलबर्ग में बैठी हुई खातून के भी वही हैं, राइट। लाहौर में बैठी हुई खातून के भी वही हैं, कोयटा में बैठी हुई खातून के भी वही हैं, जोब लोरालाई में भी बैठी हुई खातून के वही मसाइल हैं। सो मेरा ख्याल है कि कलेक्टिव इस सब का जो सोल्यूशन निकलता है अल्टीमेटली, अगर हम बाकी प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस की बात करें, अगर तो यूटोपियन बातें करनी है और सिर्फ इसको मुकालमे तक ही रखना है तो फिर तो ठीक है, हम डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्शंस को जितना उभारेंगे उभरती चली जाएंगी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आना है और एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइज्ड किस्म की मूवमेंट की तरफ आना है तो फिर कॉमन पॉइंट्स को उठाना ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है रादर देन कि हम कॉन्ट्रडिक्शंस को हल करें। तो प्रायोरिटी पे रखें कि कलेक्टिव स्ट्रगल कैसे करनी है। उसके लिए मैं वमेन का जो रोल है उसकी तरफ इस वजह से भी नहीं जा रही बिकॉज मैं बाय एथनिसिटी पंजाबी हूँ, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली मैं ह्यूमैनिटेरियन हूँ या ह्यूमनिस्टिक हूँ बाय नेचर। बट स्टिल इसमें यूं है कि आप लोग अपनी एथनिसिटीज की फीमेल्स के बारे में ज्यादा अवेयर हैं हमसे। मैं अथॉरिटी ही नहीं रखती, मैं इस चीज को इवन खुद एम्बेरस हूँ, हेजिटेशन फील करती हूँ कि मैं एक ऐसी एथनिसिटी के सामने बैठी उन्हीं की खवातीन के बारे में या उनका रोल प्ले कर रही हूँ। इधर कि वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत इंप्रेसिव है। इवन पश्तून एथनिसिटी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, बहुत फैसिनेट करती है और शायद मेरी यहाँ मौजूदगी की भी ये एक टॉक्टिव एविडेंस है, एग्जाम्पल है इस चीज का। और इसी तरह से सिंध में खवातीन है, इवन पंजाब के अंदर खवातीन है जिन्होंने एक मेजर और बहुत रोल प्ले किया इवन पोस्ट मॉडर्निज्म को, पोस्ट कॉलोनियलिज्म को बैश करने में। और जनाब क्या है कि बाकायदा ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट लड़ती रही हैं वो और अपना पूरी तरह से रोल प्ले करती रही हैं। फर्स्ट लेजिस्लेटिव जॉब्स फीमेल्स को मिलती रही हैं और उसमें जाहिर है कि फातिमा जना और राना लियाकत अली खान जैसी औरतों की तो एक हद तक बनती ही बनती है चाहे उसको, लेकिन यूं है कि वो जो एक क्लास है वो खुद भी तो पोस्ट मॉडर्निज्म की ही एक प्रोडक्ट है। इवन जिना है, सर सैयद अहमद खान है, जो हीरोज हमें पेश किए जाते रहे हैं मुताले पाकिस्तान में या मुगालता पाकिस्तान में, तो उसमें यूं है कि वो सब तो खुद भी पोस्ट मॉडर्निज्म की ही प्रोडक्ट है ना, तो हम उसको समहाउ अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हम तो उन लोगों को अप्रिशिएट करेंगे जिसको हिस्ट्री ने हमेशा बैश किया है, जिसको साइडलाइन पे लगाया है, राइट। उसमें पश्तून खवातीन है जिसको आज तक कभी मंजर आम पे नहीं लाया गया। पंजाब की खवातीन है, इधर वो इंडियन पंजाब है या पाकिस्तानी पंजाब है, यहाँ से जो खवातीन गई हैं इन्होंने रोल प्ले किया है। इवन ये खुद जाके वॉर्स करती रही हैं और लड़ती रही हैं, जिसमें जो है वो रानी जुंदा कौर जो है वो पंजाब से एक बहुत स्टंच किस्म की खातून है जिन्होंने बाकायदा जिरा पहन के और राइफल्स उठा के जो है वो शील्ड्स उठा के
लड़ी हैं, इवन एक जो गुल बीबी हैं बलोच खातून, वो लड़ी और बिल आखिर जब वो जीत ना सकी अंग्रेज से, तो बिल आखिर अंग्रेज ने बोला कि ठीक है मैं जीत तो गया लेकिन मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ। तो वो उनसे मिलने गए और गुल बीबी को देख के उसने अपनी कैप उतार दी, सिर्फ 2 वजूहात की। वो कहता मैंने सिर्फ 2 वजूहात की बिना पे अपनी कैप उतारने को गवारा किया। उसमें एक तो पहला जो है वो गुल बीबी जो है वो बहुत खूबसूरत थी, ब्यूटी थी, और दूसरा वो बहुत ब्रेव थी। तो इतनी बहादुर औरत और इतनी मतलब खूबसूरती के साथ बहादुरी, ये अपने आप के अंदर एक तजाद है। बिकॉज समहाउ जो खातून का इम्प्रेशन है, जो पोइट्री ने जिसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है, वो नफासत और नजाकत वाला और एक बहुत डेलिकेट किस्म की एक क्रिएशन के तौर पे पेश किया है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेविटेट करना है अपोजिट सेक्स को, या समहाउ जो है वो चार दीवारी के अंदर रहते हुए वो किचन स्लेवरी करना है, या रिप्रोड्यूस करना है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, इवन हरारी भी अब तक ये बात करता है कि खातून का एक ही अल्टीमेट पर्पस है और वो नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देना है, दैट्स ऑल, राइट। तो इतना सोशल स्टेटस ही डाउन कर दिया है औरत का, तो वहां पे अल्टीमेटली यही रिजल्ट्स निकलेंगे जो हमारे सामने हैं। लेकिन इस चीज से नाउमीद हो जाना, ये डिसअपॉइंट हो जाना कि खवातीन कभी हिस्ट्री में उभरी नहीं है या खवातीन ने कभी कोई रोल प्ले नहीं किया, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। बिकॉज हमारे सामने इस तरह की बहुत सारी खवातीन की मिसाल है। इवन बबई जो है पश्तून खातून हैं, उनका बहुत मेजर रोल रहा है ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, बाकायदा जामे किस्म की और ऑर्गेनाइज किस्म की करती रही है, ये तहरीक चलाती रही है, मूवमेंट चलाती रही है ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। इसी तरह से बल्किस अदीबा हैं, अमृता प्रीतम हैं, जिनको आज तक हम पढ़ते हैं, जिनके नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और उन्होंने बाकायदा वुमेन के जो सोशल इश्यूज हैं उन पे इतना खुल के लिखा है और इतना जामे और वाज़े डिस्टिंक्ट अंदाज में लिखा है कि शायद ही कोई ऐसा लिख पाए ना। सो खवातीन का लिटरेचर प्रोड्यूस करने में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में, ये 3 मेजर ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल एजेस के अंदर खवातीन का बहुत डिस्टिंक्ट किस्म का, बहुत स्टंच किस्म का रोल रहा है। सो बात आ जाके यहीं पे खत्म होती है कि अगर तो लिटरली हम लोगों को जहाँ पे डोसाइल समझा जाता है फीमेल को, जहाँ पे ऑलरेडी पेट्रियार्कल सिस्टम है, जहाँ पे पिदरसरी से ही जान नहीं छूट रही, जहाँ पे बेसिक एजुकेशन के राइट्स नहीं हैं, जहाँ पे खवातीन को आज भी लड़ना पड़ता है अपनी तालीम के लिए, तालीम के हसूल के लिए। हालांकि वो तालीम भी बहुत थर्ड क्लास किस्म की तालीम है। यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हमें क्या दे रहे हैं वो हम सब जानते हैं, उससे वेल अवेयर है, और हम जानते हैं कि वो कितना फरसूदा निजाम है। लेकिन उस तक पहुंचने में भी खवातीन को कितने हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स से गुजरना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, वो हम सबके सामने है। तो हाँ, एक दौर था मैट्रियार्कल जिसमें औरत को देवी समझा जाता था, और औरत देवी थी भी, अभी भी है अगर कोई समझ ले तो। सो ये सब मैं तो पर्सनली इस चीज का जो पहला क्लू है वो वहां समझती हूँ जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है और इब्तदाई इंसान को जो हंटिंग गैदरिंग के बाद का इरा आता है, जब इब्तदाई इंसान को या होमो सेपियन को पहली दफा ये पता चलता है कि कोई ज़रात नाम की भी चीज है, या हम बीज बो के तो फसल उगा भी सकते हैं। तो इवन हरारी कहता है कि ये पहला टाइम है जब औरत को डिफीट होती है। उससे पहले तो औरत जो कर सकती है वो मर्द तो कभी सोच भी नहीं सकता, एंड विच इज टू गिव बर्थ अ न्यू चाइल्ड। तो मर्द मेंटली और साइकोलॉजिकली इस चीज को बहुत फील करता था कि, और उसके लिए ये बहुत अमेजिंग बात है, सरप्राइजिंग बात थी कि हाउ कैन इट पॉसिबल, आई मीन ये जो काम औरत कर रही है वो मैं नहीं कर सकता, दैट्स मीन औरत इज सुपीरियर। और खातून या औरत जो है वो कोई ऐसी क्रिएशन है जो मुझसे सुपीरियर है, तो वो डेफिनेटली उसको गॉडेस के तौर पे ही ट्रीट करता है और करता आया है। लेकिन जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है और ज़रात से वाकिफ हो जाता है, तो उसके बाद यूं है कि ड्यू टू प्रेगनेंसी औरतें तो बाहर निकल नहीं सकती, और समहाउ बच्चों की टेक केयर की वजह से, लुक आफ्टर घर की करने की वजह से, तो वो वहां से फिर औरत का दायरा कार जो है वो घर के अंदर महदूद हो जाता है, और मर्द क्योंकि ज़रात करनी है और वो हंटिंग गैदरिंग के लिए पहले भी बाहर निकलता था, तो वहां से जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर भी होना शुरू हो जाती है और डिवीजन ऑफ वेल्थ भी होना शुरू हो जाती है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट, इवन जो हेगल है, इसने अपनी किताब जो है जो ओरिजिन ऑफ स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट है 1884 में जो उसने लिखी, उसमें वो ये बात करता है कि सबसे पहले खातून जो है वो इवन जो टूल्स हैं
वो बनाए पहली दफा खातून ने थे, जिसके साथ ये लोग शिकार करते थे, फिर हंटिंग गैदरिंग करते थे, या तो उन टूल्स को ऑनर करने का या उन टूल्स को रखने का जो ऑनरशिप का कल्ट है वो फिर मेल की तरफ चला जाता है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद। और जो वेल्थ है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो भी बेबी बॉय को जाएगी। मतलब अगर मैं ऑब्वियसली आई एम जस्ट नियर टू डाई, तो मैं अपने बेबी बॉय को वो प्रॉपर्टी दे जाऊंगा रादर देन बेबी गर्ल। और खवातीन का विरासत में कोई वो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो वहां से फीमेल्स फिर सबोताज होना शुरू होती हैं, और उसके बाद होती आज तक भी हो रही हैं। हाँ, डिफरेंट एजेस में उसकी शक्लें बदलती रही हैं, उसकी फॉर्म्स बदलती रही हैं, और खवातीन उसके अगेंस्ट बाकायदा विब्रेंटली और स्विफ्टली रेडिकली फाइट भी करती हैं। उसके लिए बहुत सारे नुमाइंदा और चुनिंदा नाम हमारे सामने भी हैं। इसी तरह से अगर आज भी खवातीन को मोबिलाइज करने की बात आएगी, या हम चाहेंगे कि ये मूवमेंट में आए, बाकायदा सोशल एक्टिविज्म में आए, या समहाउ जो जेंडर सेग्रीगेशन है इसको खत्म किया जाए, जेंडर बेस्ड वायलेंस को खत्म किया जाए, तो इन सब की जो कड़ी है वो एक ही चीज पे आके टूटती है। इन सब का ताना बाना जो है वो एक ही जगह पे आके बनता है, और वो ये है कि आपने वुमेन को एक तो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, राइट। आई मीन जो एजुकेशन का राइट है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन तो चले हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ जो शऊरी इर्तका है, जो एवोल्यूशन है, उसके कॉन्शियसनेस की एवोल्यूशन है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जितना भी फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाएंगे उतनी जेंडर सेग्रीगेशन कम होगी, उतना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम होगा, और वो जो औरत को एक हवा समझने वाला फिनोमेना है वो भी खत्म हो जाएगा। और इंसानियत के लेवल पे आके हम देखना शुरू कर देंगे कि ठीक है, ये भी एक इंसान है बिल्कुल ऐसे जैसे मैं हूं। तो सम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आर नॉट द सर्टिफिकेट कि आप सबोताज करना शुरू कर दें खातून को, या आप उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें। सो हम एट द एंड अप्रिशिएट करेंगे उन तमाम तर खवातीन को जो जिस भी एथनिसिटी से ताल्लुक रखती हैं। वो सबसे पहले एक खातून है, और उससे भी पहले एक इंसान है। तो उन अजीम इंसानों का हम अप्रिसिएशन देंगे उनको, और उनको सराहेंगे, उनको पजीराई देंगे, जिन्होंने इतने हार्ड टाइम में और टफ टाइम में भी जो है वो डिटर्मिनेशन दिखाई, और मर्दों से बढ़ चढ़ के दिखाई, या इन एक्चुअल सेंस जिसको कहते हैं कि शाना बशाना काम करना, वो किया, और एक एग्जाम्पल सेट की जिसको हम आज तक भी डिस्क्राइब करने पे कंपेल हैं। हम आज भी मजबूर है कि उन खवातीन की हिस्ट्री को डिग आउट करें। हम आज भी चाहते हैं कि हम उन खवातीन की जो स्ट्रगल की जर्नी रही है उसको पढ़ें और उससे सीखें, ताकि हम लोग भी डेफिनेटली एक कॉमन पॉइंट्स पे आ सकें। तो बजाय इसके कि हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का शिकार हूं, या हम ये कहें कि नहीं मैं पंजाबी हूं, या मैं पश्तून हूं, या मैं सिंधी हूं, तो मेरे तो सर्कमस्टेंसेस ही अलग है, मैं कैसे एक कॉमन पॉइंट पे आ सकता हूं, या हम कैसे कलेक्टिव स्ट्रगल पे आ सकते हैं। तो हमारी तो जिद्दोजहद मुख्तलिफ है। तो पंजाब करे ना करे पश्तून तो करेंगे, पश्तून करे ना करें बलूच तो करेंगे। तो बजाय इसके कि आइडेंटिटी का मसला बना दिया जाए, बेहतर यह है कि इसको क्लास का मसला बना दिया जाए, बेहतर यह है कि इसको तबकाती मसला बना दिया जाए, बेहतर यह है कि इसको ह्यूमनिज्म का मसला बना दिया जाए। और इंसानियत के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए जेंडर तो फिर रहती ही नहीं है। और कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बिहाफ पे जेंडर को ही सेग्रीगेट कर देना, मैं तो इस कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि आप उस पर लेबल लगा दे कि ठीक है तुम औरत हो, तुम मर्द हो, या उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को देखते हुए आप उसकी जेंडर डिसाइड कर लें। तो ये हर बंदे का ऑब्वियसली एक सब्जेक्टिव केस है, जिसके थ्रू समहाउ एक प्रोडक्टिव और प्रैग्मेटिक किस्म की मूवमेंट को रेज किया जा सकता है, या उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सो इट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक।